सो व्हेन वी टॉक अबाउट अपग्रेडेशन, तो सबसे पहले जब विंडोज आया था, तो कोई बता सकता है कि विंडोज का कौन सा वर्जन था? अभी तो 11 आ गया। विस्टा के पहले ओरिजिनली इट वाज विंडोज 3.1। ये सबसे पहला विंडोज था। उसके बाद आया विंडोज 1995, 95 आया विंडोज 95। फिर आया विंडोज 98। फिर आया मिलेनियम एडिशन। उसके बाद विस्टा। फिर विंडोज 8, 9, 10, 11 एंड सीरीज बनती रही। एक्सपी मतलब विस्टा की तरह ही था बेसिकली। वो उनके लिए था, क्या कहते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए। तो विस्टा और एक्सपी लगभग आगे पीछे के थे। फिर वो 8, 9, 10, 11 इस तरह से चलता रहा। तो भाई टेक्नोलॉजी अपग्रेड क्यों होती है? लोगों की रिक्वायरमेंट अच्छी हो गई। पहले मेरे पास मोबाइल फोन था, उसमें अगर मैं 3 उंगली ऐसे करता था कुछ नहीं होता था। अब 3 उंगली ऐसे करता हूं तो स्क्रीनशॉट आता है। सैमसंग में ऐसे कर दी तो स्क्रीनशॉट आता है। कुछ में हो सकता है ऐसे ऐसे कर दोगे तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। कि कंज्यूमर के लिए थोड़ा प्रोडक्ट फ्रेंडली बना दिया जाए। तो वैसे ही बच्चों कानून में भी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत आई। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ वही चेंज नहीं होती। व्हाट इज हैपनिंग टू माय, चल क्यों नहीं रहा भाई? जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन। ओह, जस्ट होल्ड ऑन। चलो, डिजिटाइजर का थोड़ा इशू था। तो भाई जैसे हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है यूजर फ्रेंडली करने के लिए, सिमिलरली कानून भी अपग्रेड होता रहता है। तो इट इज लॉ ऑल्सो दैट नीड्स अपग्रेडेशन। तो भाई सबसे पहला रीजन, कंटेंट ऑफ द चैप्टर। क्यों हमें लॉ में रिफॉर्म की जरूरत है? इंडिया में किस तरह के रिफॉर्म्स आए सिंस ब्रिटिश रूल? उसके पहले क्या कानून था, बाद में क्या आया ब्रिटिशर्स के आने पे? फिर ब्रिटिशर्स को जब लात मार के भगा दिया तो क्या कानून आया? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई व्हाट इज द नीड फॉर लॉ रिफॉर्म। बहुत सिंपल सी बात है भाई, लॉ और सोसाइटी का रिश्ता काफी गहरा है। सर कैसे? सोसाइटी में अगर जानवर टाइप के लोग ज्यादा आएंगे तो कानून उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट हो जाएगा। जिस जमाने में लाठी डंडे से लड़ाई होती थी तो कानून क्या बोलता था? भाई अगली बार मत लड़ना। जिस जमाने में बंदूक गोली चलने लग गई, लोग मरने लग गए, कानून ने क्या बोला? कि भाई तुमको अब सजा होगी। तुमने किसी को मारा है तो तुमको भी वही मिलेगा, तुमको भी मौत मिलेगी। तो जितना भयंकर कोविड का वायरस, उतनी भयंकर उसकी दवाई। लॉजिक समझ आ गया? जुकाम की दवाई ज्यादा डेंजरस होती है खानी, या अगर किसी का हाथ पैर टूट जाए उसकी दवाई ज्यादा डेंजरस है? हाथ पैर टूट जाए तो भाई नुकसान ज्यादा है तो उसकी भरपाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो लॉ हैज टू बी डायनेमिक चिल्ड्रन, और ये स्टैटिक नहीं हो सकता। डायनेमिक का मतलब, सर वो लॉ की 4 किताब लीजिए, एक डायनामाइट लगाइए बीच में और आग लगाई, देखिए फटती की नहीं किताब। तो डायनेमिक का मतलब होता है कीप्स ऑन चेंजिंग। स्टैटिक का मतलब विच इज कांस्टेंट। तो लोगों की हरकतें कांस्टेंट हो जाए ना, जामताड़ा होता ना, लोग पूछते वो ओटीपी आया होगा बता दीजिए, हमारे तुम्हारे घर ओटीपी लेके, परेशान मत हो हम आ रहे हैं। काफी ओटीपी से पीटेंगे तुमको कायदे से, फिर तुम बोलोगे पीटीओ प्लीज टर्न ओवर। तो जब तक ये साइबर क्राइम्स नहीं थे, क्या साइबर लॉ था हमारे देश में? बिल्कुल नहीं था। एक जमाना था जब माँ अपनी बिटिया को समझाती थी, शादी होके जिस घर में जा रही है, बीच बीच में आती रहना, 11-21 लेती रहना, फाइनली अर्थी ही बस वहां से उठेगी। आजकल क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरा डाइवोर्स करा दो। तो जब पुराने जमाने में डाइवोर्स थे ही नहीं, पहला डाइवोर्स तो मेरे को लगता है राम जी और सीता जी का हुआ होगा। सीता जी ने तो एलिमनी भी नहीं मांगी थी। तो जब डाइवोर्स थे ही नहीं तो इसके ऊपर कानून भी नहीं था। एलिमनी वगैरह सेटलमेंट वगैरह इसकी कोई बात हुई नहीं। लोग आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे, हम आपको ये बेचेंगे आपसे खरीदेंगे, धोखा नहीं देते थे, तो भाई पिनल एक्शन भी नहीं था। जब लोगों ने धोखाधड़ी देनी चालू की तो उसके ऊपर कानून बनने लग गया। इज दैट क्लियर? अभी कुछ दिन पहले न्यू दिल्ली में एक वो लाइब्रेरी चल रही थी बेसमेंट में, जहां पे लोग शांत माहौल में पढ़ते हैं, जिनके घर में या हॉस्टल में जगह नहीं होती। तो बेसमेंट में पानी भर गया और लोग मर गए। तो पूरे कंट्री में जहां जहां लाइब्रेरीज चल रही थी, हर जगह रेड्स कंडक्ट की गई, छापे मारे गए कि भाई सेटअप प्रॉपर है कि नहीं, वाटर का एंट्री एग्जिट 2-3 गेट है कि नहीं। और जहां जहां देखा गया कि भाई लाइब्रेरी ठीक से नहीं चल रही, उन सबको गवर्नमेंट ने क्लोज करा दिया। पहले कोचिंग्स के ऊपर कोई कानून नहीं था, क्योंकि भाई इसको एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर माना जाता है। बट इंडिया में कोचिंग बिजनेस 58,000 करोड़ रुपीज से ऊपर का बिजनेस है चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई, मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी नारायण मूर्ति जी ने एक स्पीच दी थी, जो बच्चे कोटा जाते हैं, प्रेशर झेलते हैं,
बट नारायण मूर्ति जी को ये बात आईटी काउंसिल को बोलनी चाहिए कि आप 12वीं अपीयरिंग बच्चे से एमएससी लेवल का जब टेस्ट करोगे तो बेचारा क्या करेगा। खोपड़े में बात गई। तो अगर लीगल स्टडीज के बच्चे से बोला जाए बेटा ऐसा 10वीं पास कर लिए ना, पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाओ, वहां पे केस जीत के आओ तो लीगल स्टडीज तुम पढ़ सकते हो। तो जब बच्चे को आईसीजे में केस जीतना है, जहां हरीश साल्वे साहब केस जीतते हैं और लड़ते हैं, तो पहला बच्चा सोचेगा मैं जरा छठी से चालू कर दूं लॉ पढ़ना। इज दैट क्लियर? तो क्लैट की कोचिंग बच्चा क्यों ना करे भाई, जरूर करे, क्योंकि जो क्लैट के एंट्रेंस में पूछा जाएगा उसका 1% भी 11वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। समझ में आ गया? आईआईटी का बच्चा एनसीईआरटी की किताब से पढ़ ले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आईटीआई ना क्वालिफाई कर पाए, आईआईटी दूर की बात है। सर ये आईटीआई क्या है? ये पॉलिटेक्निक होता है। प्रैक्टिकली जो बच्चे थोड़े पढ़ने लिखने में बहुत एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं होते, वो वोकेशनल स्ट्रीम में जा सकते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो बात कुछ ऐसी की जा रही है कि तुम्हें बनना है यूनाइटेड नेशंस का प्रेसिडेंट, और मोहल्ले का कॉर्पोरेटरशिप का इलेक्शन जीतने की औकात नहीं है। समझ में आ गया? और हमारे नारायण मूर्ति साहब क्या बोल रहे हैं? मोहल्ले का कॉर्पोरेटरशिप का इलेक्शन ठीक से लड़ो, तुम एक दिन यूएन के प्रेसिडेंट जरूर बनोगे। पॉसिबल है? नहीं है। तो लॉ कीप्स ऑन चेंजिंग, ना इस तरह से सेटअप होते कोचिंग्स के, ना लोगों की जान जाती, ना कोई मुआवजा आता, ना कोई कानून बनता। इज दैट अंडरस्टूड? तो व्हाट इज लॉ? ये तो आप समझ गए जूरिस्प्रूडेंस में। इट इज अ प्रोसेस बाय विच समथिंग, सम रूल इज अडेप्टेड or keeps on changing over a period of time in response to the changing social values and priorities. राम कह रहा है मैं सीता से नहीं साता से शादी करूंगा, तो भाई कानून बन गया कि सेम जेंडर वेडिंग इज वैलिड। खोपड़े में बात गई। तो सोसाइटी के लिए मॉरल हो सकता है, बट कानून कहता है कि एकदम ठीक है। लॉ हैज टू रिस्पॉन्ड टू सोशल कंसर्न्स, इधर भी सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल। अभी मेरे एक कोलीग हैं, उन्होंने अपने Amazon ऐप पे HDFC के कार्ड के डिटेल्स को फिल कर दिया और 2,499 के रिचार्ज 3-4 महीने पहले हो गए। कैसे हुए? सर उन्होंने ओटीपी तो किसी को बताया नहीं होगा। अरे ओटीपी ना बताओ, कार्ड में जब सीवीवी नंबर वगैरह सब आपने वहां डाल दिया, ये डेटा कहीं स्टोर तो होता है ना भाई, तभी तो वहां दिखा रहा है। डेटा स्टोर जहां पे है उसको रिकवर करना, कंप्यूटर की भाषा में रिट्रीव करना, मेरी औकात की बात तो नहीं है। हो सकता है बच्चों की औकात के बाहर भी ना हो, बट जो हैकर चाचू होते हैं उनका तो काम ही यही है। तो वो कहीं ना कहीं से डेटा प्लग इन कर लेंगे और उनके पास सारा डेटा आपका है। समझ में आ गई बात? खोपड़े में बात गई। तो भाई इसलिए कानून बन गया, साइबर लॉ भी बना, जो हमारा अगला चैप्टर होगा। ओटीपी चाहिए होती है, बट अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां पे ओटीपी की कोई जरूरत नहीं होती है। और ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो नहीं था इंडिया के अंदर गई, बट वीपीएन बाहर की यूज की गई थी। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, टीसीपी आईपी एड्रेस अमेरिका का डाल लिया, तो कंप्यूटर को क्या नजर आ रहा है? ट्रांजैक्शंस बीइंग कंडक्टेड इन अमेरिका, बट वेबसाइट तो इंडिया की थी। वो खोपड़े में बात गई। मतलब मैं आपके मुंह में एकदम सफेद पाउडर लगा दूं, बाल ब्राउन कर दूं और थोड़ी अंग्रेजी सिखा दूं और किसी को मिलवा दूं ये मेरा भतीजा भतीजे यूएस से आए हैं, तो हो सकता है 1100 का लिफाफा दे देंगे, 5100 का लिफाफा दे दें, भाई बाहर से आए हैं। ओके, सो लॉ हैज टू प्रोवाइड प्रॉपर सॉल्यूशंस, ताकि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है कम से कम हो जाए। तो पहले जब डाइवोर्स होता था तो हस्बैंड वाज द ओनली कॉज। आज वाइफ कह रही है मेरे को इनके साथ रहना ही नहीं है, इनके माता पिता बड़ा परेशान करते हैं, और ननन तो एकदम चुड़ैल है। स्त्री 3 मूवी आनी चाहिए इसके लिए। इज दैट क्लियर? तो अब वाइफ अलग होना चाह रही है, हस्बैंड कह रहा है मेरी माली हालत ठीक नहीं है तो मेरे को छोड़ के जा रही है, कोर्ट कह रहा है परेशान काहे हो रहे हो, तुम भगाते तो तुम एलिमनी देते, ये भाग रही है तो ये एलिमनी तुमको देगी। तो ऐसा नहीं है कि डाइवोर्स में हमेशा हस्बैंड को एलिमनी देनी है, मेनी टाइम्स वाइफ को भी देनी पड़ सकती है। इज दैट अंडरस्टूड? ऑलवेज इट इज नॉट देयर कि पुरुष वर्ग ही प्रताड़ित है, कभी कभी इनकी भी बैंड बजाई जाएगी। ओके, सो कानून ना होता तो शायद बच्चों डेमोक्रेसी ही ना बनती, तो इसीलिए कानून की जरूरत पड़ती है। और इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, कोई भी नई चीज आती है उसके ऊपर एक कानून बन जाता है। तो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि 1990 से पहले शायद आईटी जैसा कुछ था भी इंडिया में, तो भाई इसके ऊपर कोई कानून कभी बना ही नहीं। और आईटी एक्ट तो 2000 में बहुत बाद में बना, बल्कि आईटी कितने टाइम से आ चुका है। और सबसे मजे की बात, जब आप पढ़ेंगे साइबर नॉर्म्स, सॉरी साइबर लॉ, तो आपको यह बताया जाएगा कि इसकी डेफिनेशन आईटी में कहीं है ही नहीं।
तो कितने ऐसे कानून है हमारे देश में, जाहिल है एकदम कानून बनाने वाले, कानून बना देंगे बट उसकी डेफिनेशन लिखेंगे नहीं। मतलब सर वही हो गया, अपने हुए बेगाने, हम रहे तो अपने घर में रहे, हमारा कोई राइट नहीं। अगर राइट होता तो हम 2 कमरा बेच दिए होते कम से कम। चले आगे। तो लीगल रिफॉर्म्स इन इंडिया 2 तरह से मैंने क्लासिफाई किया आपको पढ़ाने के लिए बच्चों, एक प्री इंडिपेंडेंट और एक पोस्ट। और प्री को भी मैंने 2 पार्ट्स में बांट दिया, एक राम राज एक ब्रिटिश राज, बिफोर ब्रिटिश रूल एंड आफ्टर ब्रिटिश रूल। तो बिफोर ब्रिटिश रूल जो हमारे कानून थे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म पे चलते थे, ईदर इट वाज हिंदू धर्म और इस्लाम। सर व्हाई नॉट सिखिज्म एंड क्रिश्चियनिटी? क्रिश्चियनिटी तो बेसिकली जब ब्रिटिशर्स आए थे तभी आई, उसके पहले थी ही नहीं। ओके, इस्लाम भी कब आया? जब मुगल रूलर्स, अफगानी इन्वेडर्स यहां है तब आया। तो ओरिजिनली इट वाज ऑलवेज हिंदू। ओके, और ये पता है कहां से होता था? अगर आपने केसरी मूवी देखी हो, वो उधर अफगानिस्तान के भी थोड़ा पीछे से स्टार्ट होता था, और इधर ये मालदीव्स, इंडोनेशिया, जकार्ता, ये पूरा इंडिया का पार्ट था। मतलब अगर हम अलग ना होते तो हम भी एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरह आज होते। सो कस्टमरी लॉज वर फॉलोड बाय द रूलर्स एंड द रूल्ड। रूलर्स कौन थे भाई? जो एरिस्टोक्रेट्स, मोनार्क या किंग बनते थे। और रूल्ड कौन होता था भाई? हमारी सीधी सादी भोली वाली जनता। एंड दीज वर रिजिड एंड एवर्स। सोशल चेंज के हिसाब से कभी कभी इनको चेंज करते थे, नहीं तो बातें वही चलती थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो धर्म ने बोल दिया वो एकदम सही है। जो पंडित जी लोग हिंदू धर्म में, मौलाना साहब इस्लामिक धर्म में, फादर चर्च के बोल देते थे, उसी को सबको मानना पड़ता था। और कुछ जगहों पे आज भी ऐसा ही है। जैसे बोल दिया कि भाई दीपावली एक पर्टिकुलर डे पे है, बट मुहूर्त शाम को 7:58 से है। तो 7:58 की बजाय अगर 4:58 होता तो हर हिंदू अपने घर में 6-7 बजे पूजा पाठ कर लेता है। अब पूजा पाठ इसके बाद ही की जाएगी। दुबई में चांद नजर आ गया आज, तो इंडिया में नेक्स्ट डे नजर आएगा। तो भाई वो जो इमाम साहब हैं, जब वो डिक्लेयर करेंगे तभी माना जाएगा कि भाई ईद है, वरना नहीं माना जाएगा। ओके, व्हाट हैपेंड इन प्री इंडिपेंडेंट आफ्टर ब्रिटिश पीरियड? वेस्टर्न लीगल सिस्टम आया चिल्ड्रन। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। अगर आज हम इंडिया में इन्फोसिस, देयर आफ्टर टाटा, देयर आफ्टर अडानी, देयर आफ्टर नॉट ठंडा पानी बट रिलायंस, सारे राइट्स लगभग इनको दे दे, तो आरटीओ ऑफिस नहीं होता, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, उसके बाहर क्या लिखा होगा? रिलायंस ट्रांसपोर्ट ऑफिस। जो इसरो की रॉकेट और मिसाइल जाती है उसके ऊपर टाटा लिखा होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी धंधा करने आई थी, और वो बिजनेस करने के नाम पे जब कंट्री में आई बच्चों, तो इतने राइट्स, इतने प्रिविलेजेस, इतनी सहूलियतें, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी समझ लीजिए एकदम मौसी हो गई क्वीन एलिजाबेथ की। तो एक्चुअली इट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी जिनको बोला गया जाओ धंधा करो, वहां पे हर देश में बिजनेस करते थे। तो हमारे इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी थी, उधर डच की ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी थी, ब्रांच थी मतलब एक दूसरे की। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई तो इतनी इसको रियायतें, इतनी सहूलियतें दे दी गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है भाई तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ। तो काम कर्मकांड ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था रूल करने का, ब्रिटिश गवर्नमेंट उतनी खतरनाक नहीं थी। ओके, तो इसलिए आपने अगर लगान मूवी टाइप देखे तो उसमें सिखाया गया, दिखाया गया है कि ब्रिटेन से कोई क्वीन या प्रिंसेस आई, उसको जब गरीब हिंदुस्तानी अपनी बात बताते उनको बुरा लगता था, और फिर वो अपने ऑफिसर्स को बोलती थी इनके साथ जुल्म हो रहा है। तो जुल्म एक्चुअली में कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और करवाती कौन सी थी? ब्रिटेन की गवर्नमेंट। ये बोलती थी हमारा नाम ना आए, हम कहते हैं वो तो कंपनी, हम उसको ठोकते हैं, ठीक करते हैं उसको। ओके, तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। अंडर द परमिशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन, और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने काम चालू कर दिया। कहने का मतलब, मेरे गांव में रिलायंस वालों ने 90% खेत खरीद लिए, प्राइवेट कंपनी है, बेला फुसला के, चीट करके, बेवकूफ बना के। कुछ रियासतें तो 2 बोरी काली मिर्च में बिक गई। सोचिए काली मिर्च का भाव उस समय क्या रहा होगा, आज भी महंगी है। तो रिलायंस, अडानी, टाटा और इन्फोसिस ये पूरे देश को कॉन्कर कर ले, और बाद में मोदी जी कहें अब ये देश मैं चलाऊंगा, तो ये सब मोदी जी के एजेंट ही तो माने जाएंगे। इज दैट क्लियर? इसीलिए डेमोक्रेसी बनाई गई।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हर जगह भेजा जाता था कि तुम अपने पांव फैलाओ, बिजनेस करो, और बाद में हम तुम्हें टेक ओवर कर लेंगे। अगर बेइज्जती हो, इंसल्ट हो, तो किसकी हो? ईस्ट इंडिया कंपनी की, हम बच जाएं। तो 1947 तक 1600 से लगभग 350 साल उन्होंने रूल किया और पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमिक अपना सिस्टम बना दिया। कोर्ट्स बने जो इंडिया में कभी पहले थे ही नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर 1773 का जो कानून था, रेगुलेटिंग एक्ट से कुछ ढेर सारे, उसके तहत यहाँ कोर्ट का सिस्टम बनाया गया। नहीं तो हमारे यहाँ तो गांव हुआ करता था और गांव में 5 लोग मिल के जो बात डिसाइड करते थे वो मान ली जाती थी। तो सरपंच यूज्ड टू बी द हेड ऑफ द पंचायत। 5 लोग तो उसका एक हेड होता था, उसको सरपंच बोलते थे। बस जो बोल दिया वही माना जाएगा। सो इंग्लिश लॉ के प्रिंसिपल्स आ गए, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस। गुड कॉन्शियस मतलब भाई जानवर की भी जान है तो उसको भी आप मार नहीं सकते। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स यहां पे थे बच्चों, वॉरेन हेस्टिंग्स 1732 से 1818 तक, ये पहले गवर्नर जनरल इंडिया के थे। मतलब इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके पापा ने कंपनी खोली, खुद बन गए चेयरमैन, और 5 कंपनीज हैं, सब में अलग अलग सीईओ बैठा दिए। तो क्वीन एलिजाबेथ कंट्री का जो हेड होता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसरॉय बोलती थी। कॉर्नवालिस साहब 1738 से 1805 में आए। ये ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर और एक एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने सिविल और मिलिट्री गवर्नेंस को इंडिया में स्टार्ट किया और एक परमानेंट सेटलमेंट की बात की कि भाई जो एरिया हमारा है वो हमारा हो गया, जो हमने खरीद लिया वो हमारा हो गया। विलियम बेंटिक, ये भी एक ब्रिटिश स्टेटमेंट थे और ये भी गवर्नर जनरल इंडिया में रहे 1828 से 1835 तक। इन्होंने फोकस किया जुडिशियल सिस्टम पे। तो सबका अपना अपना काम समझ लीजिए बच्चों। वॉरेन हेस्टिंग साहब गवर्नर जनरल थे। कॉर्नवालिस साहब ने सिविल और मिलिट्री इश्यूज पे काम किया। विलियम बेंटिक ने जुडिशरी को मजबूत किया। और ब्रिटिश राज में बना बच्चों एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी जिम्मेदारी कानून बनाने की होगी। किसकी होगी? कानून बनाने की। और पहला लॉ कमीशन 1834 में आया। उसके बाद 20 से ज्यादा लॉ कमीशन यहां आ चुके हैं। तो लॉ कमीशन इज द बॉडी ऑफ लर्नेड पीपल। हाँ, जैसे वो थे हमारे क्या कहते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब, 7 लोगों की टीम थी, वो भी एक लॉ कमीशन था। वो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए पहला था। इज दैट क्लियर? ये बस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे मुर्मू जी की तरह, तो इनका कुछ खास काम हम नहीं था, रबड़ स्टैम्प थे, समझ लीजिए। अब मजेदार बात बचाने जा रहा हूं बच्चों आपको। मैकॉले साहब, इनको लॉर्ड मैकॉले बोलते हैं। इनका नाम था टी.बी. मैकॉले और पूरे देश की व्यवस्था को चौपट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। टीबी कर दिया इन्होंने पूरे देश को। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, फादर ऑफ गिफ्टिंग द कल्चर ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन टू इंडिया। हमारे यहाँ तो टक्सिला नालंदा यूनिवर्सिटीज थी। आपको फिजिक्स अच्छी लगती है, आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक और आर्ट अच्छा लगता है विद संस्कृत, आप ये पढ़ लो। हमारे यहाँ ऐसा है। एनईपी में थोड़ा बहुत आया है बट उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाएंगे। बच्चा कह रहा है मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, लॉ पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, मैं एविएशन कंपनी खोलूंगा तो थोड़ी अकाउंटेंसी भी पढ़ लूं, लॉ पढ़ लूं ताकि सरकारी नियम कायदे कानून को समझ जाऊं, कुछ गलत करूं तो क्या सजा हमें हो सकती है, तो गलती हम करें ही ना। बट स्कूल कहेगा नहीं, ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, एक शादी कर लो किसी परिवार से। आपने कहा नहीं मेरे को 3-4 रखनी है या 3-4 रखने हैं, समझ में आ गया। तो लॉर्ड मैकॉले साहब ने ये सो कॉल्ड पूरा मुंह काला कर दिया इंडिया एजुकेशन सिस्टम का। तो मैंने जान पूछ के इसको एआई से ट्रांसलेट किया, जिसने कर दिया मुंह काले, इसका नाम था मैकॉले। 1800 में पैदा हुए, 1859 में, पहले ही मर जाना चाहिए था इनको। 1834 में इंडिया आए और वापस जाके क्वीन एलिजाबेथ को क्या बोले, विलियम बेंटिक को, इस देश को रूल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ड्यू टू इट्स ना डाइवर्सिटी। इतना डाइवर्स है कैसे पकड़ोगे? एक हिंदी समझता है, एक संस्कृत समझता है, कुछ समझता है, कुछ समझता है, समझाएंगे कैसे? तो पहले इनका सिस्टम गिरा हुआ दिखाओ, तब अपने आप को सुपीरियर बना पाओगे। तो हिंदी भाषा को खत्म करो, ऐसा सिस्टम तैयार करो जिसमें नौकर बनाए जाएं, मालिक ना बनाए जाएं। इज दैट क्लियर? 5-6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दे दो, सिलेबस दे दो, ये पढ़ो इसमें से आएगा, ये रट के पास हो जाओ। डिड यू एवर डिड यू एवर गॉट द चांस टू यूज योर ब्रेन? नो। हमारे पेरेंट्स भी आज वही करवा रहे हैं। टीचर ने क्लास में सिखाया 2+3, एग्जाम में पूछ लिया 3+2,
पूरा पेरेंट मोहल्ला पहुंच गया, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया, पढ़ाया ये गया तो ये कैसे दे दिए, समझ में गया। राम की माँ के दो बेटे, एक का नाम था श्याम, एक का नाम था राम। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, श्याम के भाई का नाम बताओ, आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है। इसीलिए हमारे बच्चों को कोचिंग की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ तो लेते हैं, बट अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते? क्योंकि उनको हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज रिकॉल पे पढ़ाई कराते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाई होती नहीं। ये कब होगी? जब बच्चे को चैप्टर की रीडिंग करवा दो और बच्चों से बोलो कल पूरे चैप्टर पे सब बच्चे क्लास में 20 बच्चे 40 बच्चे जो भी हो, 4-4 क्वेश्चन बना के लाएंगे। कितने? 4-4, 40 बच्चे 160 क्वेश्चन लाएंगे। अगले दिन सारे बच्चों को अपने अपने क्वेश्चन आगे बोर्ड पे लिखो, हर बच्चा अपने अपने 4 लिखेगा, आप अपने 4 के साथ 156 लेके घर पहुंचेंगे और फिर मम्मी से कहेंगे इसको लिखवाओ हमको। मम्मी क्या बोलेंगी, मोहल्ला क्या बोलेगा? पैसा स्कूल वाले ले, पढ़ाए हम घर में। अरे अमेरिका में ऐसा ही चलता है भैया। माय ब्रदर इज लिविंग इन यूएस, वो कहता है भैया पढ़ाई ऐसी वहां पे, टीचर इज अ फैसिलिटेटर। कल आपको पढ़ाना है हमको बैंकिंग के फंक्शन, तो भाई अपने घर के बगल में किसी बैंक में जाना और देखना बैंक में क्या क्या काम होता है, 2 घंटा बैंक में बैठ के आना। मम्मी कह रहे बैठ घर में, कब कोई बैंक में नहीं जाना, पता नहीं क्या पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है। तो अगर आप बैंक जाओगे आप समझ जाओगे सेविंग अकाउंट कैसे खुलता है, रेकरिंग अकाउंट कैसे खुलता है, क्या फॉर्म भरना पड़ता है। भाई जो किताब में लिखा उससे ज्यादा सीख क्या होगे। ये था बच्चों वो सिस्टम जो इन जाहिलों ने खत्म कर दिया पूरा का पूरा। खोपड़े में बात गई तो मैं तो हर बच्चे को यही बोलता हूं, भाई BA LLB करना है ना, क्लैट प्लैट का चक्कर छोड़ो, मां पगलेटिक काम है। नेटफ्लिक्स पे मूवी है ये पगलेट है तो उसको भी देख लेना। पहले साल से आप कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, CUT क्वालिफाई करके कोई भी, और किसी ठीक ठाक वकील को पकड़ लो और उसको कहो कि 5 साल के लिए अंकल जी हमको अपने ऑफिस में शाम को बुला लीजिए 6 से 9, जब आप चेंबर में बैठते हैं। हम कभी कभी जब कॉलेज बंद होगा कोर्ट भी चले आएंगे आपके साथ, हमें पैसा कुछ मत दीजिए। हम कम से कम 5 साल में एक सबसे भयंकर चीज सीख जाएंगे जो 99% वकीलों को आती ही नहीं है, हाउ टू बार ड्राफ्टिंग। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो कॉर्पोरेट जॉब में नहीं जाते बट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 2-2 3-3 साल बच्चों ड्राफ्टिंग सीखते हैं। आई नो मेनी पीपल हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम हाई कोर्ट दिल्ली एंड ऑल दैट, उनके बच्चे 4-4 5-5 साल से ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं, क्योंकि ये सीख लिए तो बोल दो लोगे ही। समझ में कैसे लिखना है, जो लिखोगे वही बोलोगे, सही लिखो ताकि सामने वाले के पास तुम्हारे से बहस करने का कोई मौका रहे ना। तो ये इस 4-5 साल में जब आप सीख जाएंगे तो आप सोचिए कितने सुनहरे लॉयर बनेंगे, क्योंकि दुनिया का कोई लॉ कॉलेज आपको प्रैक्टिस करना सिखाता ही नहीं है। मूड कोर्ट और सब टाइम पास रहता है, 2 बार मूड कोर्ट में कोई लॉयर नहीं बन जाएगा। वो सिर्फ कॉर्पोरेट जॉब सिखा देगा और कैसे एग्जाम पास किए सिखा देगा। एप्लीकेशन नो लॉ कॉलेज इन इंडिया टीचर्स, उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। तो अगर आप पहले ही 5 साल इसको सीख लें, घर वाले क्या बोलेंगे, ये तुमको पैसे वैसे कुछ नहीं देते क्या, 4 घंटा तुम काम करते हो। अरे जो काम सीख रहे हो पैसा लेकर लोग नहीं सीख पाते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो मैंने लास्ट ईयर 1-2 बच्चों की बात बताई थी, तो दे हैव टेकन एडमिशन एंड इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडमिशन, फिर मेरे 1-2 दोस्त हैं सीनियर लॉयर्स इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो उनके यहाँ उनको भेज दूंगा, 4-5 साल सीख लेंगे फ्री में कम से कम, और सोचिए कितने अच्छे लॉयर बन जाएंगे वो लोग। तो इसीलिए सिस्टम उस जमाने का था। तो मुकेश अंबानी साहब क्यों अच्छे बिजनेसमैन है? वो ड्रॉप आउट है हार्वर्ड से, पूरा IT और MBA कंप्लीट नहीं किया, बट अपने पिताजी के साथ रह के कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में नेताओं से ब्यूरोक्रेट से बात करनी है कि अपना बिजनेस मिले हमको, वो सीख गए। ये आर्ट ऑफ टॉकिंग एंड टेकिंग बिजनेस ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। इज दैट क्लियर? तो दादी माँ जो नुस्खा सिखा देंगी, मैं गारंटी करता हूं बड़ा बड़ा डॉक्टर नहीं सिखा सकता आपको, क्योंकि उनको पता है कि भाई वेदों में उपनिषदों में क्या इलाज लिखा है किस बीमारी का। तो डॉक्टर कितनी आपको दवाई दे दे खांसी जुकाम की, 6 महीना फिर जुकाम होगा, बट दादी माँ का नुस्खा शहद और काली मिर्च ले लो, 2 साल तक जुकाम नहीं होगा कम से कम। सो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लॉ कमीशन कब बना? डेट्स आर इंपॉर्टेंट। इंडियन सिविल कोड प्रोसीजर 1908, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एविडेंस एक्ट 1872, टोपा 1882, ये सारे इन लॉ कमीशंस की वजह से आए थे। समझ गए इस बात को? अपडेट कर लें। तो मैं कॉलेज साहब की ठीक ठाक बेइज्जती हो गई है, तो ये जाहिल ना होता अगर, तो आज आप लीगल स्टडीज की पढ़ाई कैसे कर रहे होते? आपको बोला जाता भैया लीगल स्टडीज कुछ नहीं होता है, ये पागल बनाने की दुकान है ISC और CBSE बोर्ड की, पहले CBSE की फिर ISC की, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो। समझ में आ गया? पूरा लीगल स्टडीज वही है। उसके बाद थोड़ा सा लॉ बस चटनी की तरह चटा दिया गया।
और किसी वकील के यहाँ जाके ट्रेनिंग कर लो। मार्केटिंग पढ़ना है, एमवे ज्वाइन कर लो। बैंकिंग पढ़ना है, डेली 2 घंटा बैंक में काम करो। तो इंडिया में जितने भी बेस्ट इंस्टीट्यूशन, चाहे आईटी हो या अपना आईएम्स हो या कोई भी हो, क्यों आपको बाजार में भेजते हो? काम वहीं से सीखोगे। इंस्टीट्यूशन इज ओनली टू सर्टिफाई यू, ओनली टू सर्टिफाई यू। समझ में आया? कोसेंट्रिक सर्कल देखा आपने? मैथ्स में पढ़ा होगा ना, कैसा होता है सर कोसेंट्रिक सर्कल? चलिए, कोसेंट्रिक सर्कल का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, और ये आप साल में एक बार अपने स्कूल में जरूर देखते होंगे। कुछ नजर आ रहा है सर? ये 3D फिगर लग रहा है। एक बच्चे को यहां पे खड़ा करेंगे, समझ में आ गई बात? यहां पे इस वाले को सो कॉल्ड यहां पे खड़ा करेंगे। ए यहां पे रहेगा, बी यहां पे, सी यहां पे और डी यहां पे। और डी को बोलेंगे बेटा तुम 2 चक्कर लगाओगे। क्यों ये डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है रेसिंग में चिल्ड्रन? ये बाहर की तरफ है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस ज्यादा है, ये अंदर की तरफ है, इसका थोड़ा कम बट इससे ज्यादा है, तो इसलिए पार्शलिटी नहीं हो रही है। तो ये जो कैलकुलेशन होता है चिल्ड्रन, ये कोसेंट्रिक सर्कल के कॉन्सेप्ट से आया। तो स्पोर्ट्स जब आपके स्कूल में हो, मेरे ओपिनियन में मैथ्स के टीचर को कोसेंट्रिक सर्कल तभी पढ़ाना चाहिए। समझ में आ गया? तभी आप अपने क्लास के ऊपर बिल्डिंग से देख पाओगे। टीचर पूछेगा क्यों ये बच्चा आगे खड़ा है पीछे खड़ा है? सर चीटिंग हो रही है, चीटिंग, ये हारेगा। ना 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 ना, ये बाहर वाला जो सर्कल है ये 200 मीटर का है, ये अंदर वाला जो 170 मीटर का है। तो भैया तुम 30 मीटर पीछे रहो, क्योंकि अगर बराबर रहोगे तुम वैसे ही 30 मीटर आगे आ गए। तो जितना गैप इन दोनों के सरकमफ्रेंस में होगा, उतना ही ए और बी के बीच में डिस्टेंस होगा। ये बात किसी टीचर ने आपको नहीं बताई होगी, मैं चैलेंज कर सकता हूं इस बात को। बट मैं जब सेंट जोसेफ में पढ़ता था तो तुम्हारे मैथ के मिस्टर पॉल ने बात बताई थी। पता है लेकिन ऐसे सॉल्व करना नहीं आता। इसीलिए तो मैथ्स कमजोर होती है बच्चे की। हम मैथ्स को तो पढ़ाते हैं हिस्ट्री की तरह, हिस्ट्री पढ़ाते हैं मैथ्स की तरह। हिस्ट्री में बेटा 4 पॉइंट रट लो, अरे तो पूरी हिस्ट्री आई कहाँ आपको? आपको 40% हिस्ट्री आई है, पढ़ना पूरा है, पढ़ना पूरा है। हमारे टीचर बोलते हैं 10 पॉइंट है, पढ़ने 10 हैं, एग्जाम में कोई 6 लिखाना। अब यहाँ पे कुछ नालायक तो 6 रट के जाते हैं और हम उसमें से भी 3 कर देते हैं। फोटोकॉपी की फोटोकॉपी तो ब्लड ही आती है ना हमेशा। वैसे ही तो बाहर वाले का सरकमफ्रेंस निकालिए, अंदर वाले का सरकमफ्रेंस निकालिए। बाहर वाले का सरकमफ्रेंस 200 मीटर, अंदर वाले का 170 मीटर। तो बाहर वाला ज्यादा है, तो भैया इसको 30 मीटर पीछे खड़ा कर दो। इज दैट अंडरस्टूड? तो भाई मैथ्स ऐसे पढ़नी चाहिए। क्या, चलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। चलेंगे बच्चों, पोस्ट इंडिपेंडेंट में क्या हुआ? जब ब्रिटिशर्स को लात मार के भगा दिया गया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बैठी, कॉन्स्टिट्यूशंस बने, हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, इसका कोड वर्ड बताया था आपको, याद होगा, कपसी। कपसी याद आया? कपसी याद आया? सिविल और पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। क्या डीपीएसपी में आता है और क्या फंडामेंटल राइट्स में आता है? आर्टिकल 372 जो कानून बनाने की और कानून में चेंज करने की, इवन आर्टिकल 368 चिल्ड्रन आपको राइट्स देता है। और ये डिमांड कहां कहां से हुई? ब्रिटिशर्स के कुछ कानून बकवास थे भैया, इसको हटा के अपने लगाओ, इसको हटा के अपने लगाओ। अभी रिसेंटली बच्चों ये इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, ये सब हिंदुस्तान में इधर 2024 से खत्म हो गया है। ओके, क्योंकि वहां पे क्या था, सुनवाई होगी, बट कितने दिन में मुकदमा खत्म होना है लिखा नहीं था, हमने मैक्सिमम पीरियड लगा दिया। 3 साल के अंदर क्रिमिनल केसेस को तो पूरा हुक बाय क्रुक करना ही करना है। तो जो जजेस इतना आराम से केस सुनाते थे, अब ये सब नहीं चलेगा। इंडियन मासेस की जो फीलिंग थी भाई, वो फर्स्ट लॉ कमीशन ने समझी, और पहले अटॉर्नी जनरल इंडिया के थे MC सेटलवाड। नाम भी बड़ा बढ़िया था, चीजों को सेटल करने के लिए सेटलवाद। वाद, वाद मतलब केस होता है ना, वाद हिंदी में केस कोई होता है, हमारा वाद विवाद हो गया, वाद चल रहा है कचहरी में, वाद, सेटल कर दो इस वाद को, सेटलवाद। देखो भगवान ने इनको भेजा था कि तुम ही बनोगे। उसके बाद से 20 लॉ कमीशन अभी तक इंडिया में आ चुके हैं। समझ गए सारी बातें? चलिए, सो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अलग अलग कानूनों में चेंज करने के लिए प्रपोज करता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो बच्चों, नए नए तरीके के क्राइम्स आजकल आ रहे हैं। एक आजकल आप अखबार में पढ़ते होंगे, डिजिटल अरेस्ट, पढ़ा है बच्चों कभी आपने? अभी मैं इसको साइबर वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगा। ये काफी नौटंकी आजकल चल रही है। आपकी इंस्टाग्राम आईडी किसी ने हैक कर ली, फिर आपको बोला 5 लाख रुपए दो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, और दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठना है, या हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए बैठना है।
अब आप डर गए, जो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। दिस इज डिजिटल अरेस्ट, बड़ा चल रहा है आजकल, गूगल करिएगा आपको पता लग जाएगा कितने लोगों से पैसा ले लेते हैं ये लोग। अभी पता लगा था अपने प्रयागराज शहर के कोई वकील साहब थे, उनका बेटा कहीं बाहर पढ़ रहा था और उनको फोन किए कि आपका बेटा इस तरह से क्राइम किया है तो 1 लाख रुपए भेज दीजिए, और पीछे से बोला पापा मुझे बचा लो। अब वो हड़बड़ा गए और गलती से, लॉयर था सोचो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वीजा ट्रांसफर भी कर दिया। अभी मेरी वाइफ के पास कॉल आया, शायद 1 महीने से कम टाइम हुआ होगा, कि वो आपके हस्बैंड थे। तो वाइफ ने बोल दिया हाँ वो जॉब करते हैं इस तरह से, मॉर्निंग गए थे। तो हम सदर थाने से बोल रहे हैं, उन्होंने 3 लोगों को लिफ्ट दी थी सवेरे बाइक पे, और वो 3 में से 1 क्रिमिनल निकल गया, मर्डर किया है। तो आपके हस्बैंड के खिलाफ केस लिखने हो जा रहा है, आप 20,000 रुपए या पैसे मांगने वाला था, मतलब वो 20,000 बोला नहीं उसने, तो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, आप इस तरह से सेटलमेंट करवा लीजिए आउट ऑफ द कोर्ट। मेरी वाइफ समझ गई पागल बना रहा है। तो उसने बोला वहां तरसुइया थाने में हमारी जान पहचान है, कल भी 2 पुलिस वाले आते हैं, मगर हम कैमरा लगा है, हम उन्हीं का नंबर देते हैं, हम उनसे बात कर लीजिए। फोन तुरंत काट दिया। तो इस तरह से ये कर्म कांड होते हैं, क्योंकि इतना सुन चुके हैं। यूएस में एक बार मेरी सिस्टर को फोन आ गया, उसके हस्बैंड को फोन आ गया कि आपने इस तरह से नई गाड़ी खरीदी है, तो आपकी गाड़ी के नीचे इस तरह से एक्सीडेंट हो गया था। अब उसको ने याद ही नहीं, उसको लगा उसका दोस्त एक बार गाड़ी ले गया होगा, ठोक ठाक के आ गया होगा, तो इस तरह से $500 दे दीजिए। तो वो बेचारा जयपुर का रहने वाला था, सिस्टर ठहरी इलाहाबाद की। तो उसने बोला इस तरह से कॉल आया था, कह रही अरे वो पागल में परेशान ना हो, कह रहे नहीं कुछ हो जाएगा, कह रही इंजीनियरों के साथ यही प्रॉब्लम है, कॉमर्स लेके पढ़े होते कोई समस्या ना होती। तो उसने कहा मेरी बात करो। वो बच्चों जाम तारा से कॉल किया था बिहार से। तो मेरे सिस्टर उसको बोला क्यों ये सब बेवकूफ बनाते हो, तो ही एक्सेप्टेड कि दीदी जी क्या करें, हमारी रोजी रोटी ही इसी से चलती है। बड़ा मजबूर था बेचारा। तो उसने कहा कोई इतनी मेहनत से पैसा कमाता है, तुम लोग पागल बनाते हो। इवन मेरे पास रिकॉर्डिंग थी पूरी, मैंने डिलीट कर दी उसको, नहीं तो मैं सुनवाता आपको। ये 10 साल पुरानी बात है। एक बार मेरे फ्रेंड को एक बार कॉल आया था, उसने बेचारे ने झटके बोला ओटीपी आया, 5,000 ट्रांसफर भी कर दिया। मैंने एक बार OLX पे अपना घर दिया था रेंट पे, तो आया कह रहा हाँ वो आपने कुछ घर वर डाला रेंट पे, तो हम पैसा ट्रांसफर कर दें। मैंने कहा हाँ कर दो, एक बार घर तो देख लो। नहीं नहीं वो ठीक है, हमने फोटो देख ली है। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। कह रहा वो गूगल पे कर दे, मैंने कहा कर दो। कह रहा देखिए OTP आएगा। मैं समझ गया फ्रॉड है ये, बता दें, क्योंकि दोस्त ने मेरे को बता दिया था कि भाई हमारे साथ ऐसा पेटीएम में झटका हो चुका है, तो मैं समझ गया था। तो अब तो उस दिन के बाद से मैंने एक धर्म बना लिया है, जब तक नंबर सेव नहीं होगा मैं कॉल ही नहीं पिक करता। दिन भर में 50 कॉल आती है फोन पे, जिसको जरूरत होगी मैं मैसेज कर देता हूं 2-4 बार, अगर रिपीट नंबर है प्लीज टेक्स्ट, भाई जरूरतमंद होगा तो कॉल कर ही लेगा। सो ये सब है बच्चों व्हाइट कॉलर क्राइम्स बेसिकली। सो क्राइम अगेंस्ट वेमेन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो इन सब चीजों से बहुत जरूरी बन जाता है हमारे देश में व्हाट इज कॉल्ड एज लीगल रिफॉर्म्स का होना। बात समझ में आ गई बच्चों? पक्का? चलिए, तो बातों बातों में मैकॉले साहब के लिए बहुत कुछ बता दिया, तो लीगल रिफॉर्म्स क्यों चाहिए ये आपको बता दिया।